नेट बंद करो। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू साइंस सिटी कोलकाता। आप सभी का एसओएस यानी साइंस ऑन स्पेयर शो में स्वागत है। शो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने फोन को स्विच ऑफ या फिर साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई तरह का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। समझा तो समझा समझ आ गया। स्विच ऑफ मैंने किए रे फोन में तेरे तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, पर क्या हम प्लैनेट अर्थ पे रहते हुए पूरी प्लैनेट को देख पाते हैं? नहीं। तो कुछ पल के लिए मान लीजिए ये कमरा एक स्पेसशिप है और हम सभी यहाँ एक एक एस्ट्रोनॉट। चलिए स्पेस की ओर। और स्पेस से हमारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, बिल्कुल एक ब्लू मार्बल की तरह। चारों तरफ डिफरेंट कलर्स मौजूद है, लेकिन दो कलर्स कुछ ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि ब्लू एंड व्हाइट। व्हाइट कलर यहाँ बादल को दर्शाई जाती है, पर हम सभी लोग जानते हैं कि बादल कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मोशन में रहता है। लेकिन यहाँ तो स्थिर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी भी पल में लिया गया एक सैटेलाइट इमेज है। चलिए अब देख लेते हैं बादल का असली चेहरा। और ये रहा बादल का असली चेहरा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए। अब वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट इन्हीं सारी बादल को स्टडी करके हमें काफी कुछ अपडेट्स देते रहते हैं, जैसे कहाँ ज्यादा बारिश होगा, कहाँ कम बारिश होगा, या फिर कहाँ साइक्लोन आने की भी संभावना है। पर इस बादल की वजह से हमारा पृथ्वी कुछ धुंधला नजर आ रहा है ना। चलिए इस बादल को हटा देंगे। रियलिटी में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियली हम टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा कर सकते हैं। और ये रहा आप सभी के सामने बादल रहित पृथ्वी। चारों तरफ ब्लूइश कलर मौजूद है, जो कि दर्शाती है ओशनिक वाटर्स को। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से कवर रहता है और 1/4 हिस्सा सॉलिड लैंड मास से। और ऐसी एक सॉलिड लैंड मास को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं वहां से हम क्या जान पाते हैं। आप सभी के सामने मौजूद है द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा सा येलो कलर का एरिया विजिबल है, जो दर्शाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट को, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के नीचे एक लाइट ग्रीन कलर का एरिया विजिबल है, जो दर्शाती है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रासलैंड को, जिसका नाम है सवाना ग्रासलैंड। और इसी सवाना ग्रासलैंड के बीचों बीच एक डार्क ग्रीन कलर का पैच विजिबल है, जो दर्शाती है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट को, जिसका नाम है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। एक बार देख लेते हैं साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका में पाया जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, जो कि है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे द लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग वर्ल्ड का 10 to 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये इकोलॉजिकली काफी इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर इंडिया। और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इंडिया में हर तरह का रंग थोड़ा थोड़ा करके मौजूद है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में एक येलो कलर का एरिया विजिबल है, जो दर्शाती है राजस्थान में बसे हुए थर्ड डेजर्ट को। नॉर्दर्न हिस्से में कुछ व्हाइट कलर का पैचेस विजिबल है, जो दर्शाती है हिमालयस में जमे हुए बर्फ को। और सर्दर्न हिस्से में कुछ रेडिश ब्राउन कलर विजिबल है, जो दर्शाती है डेक्कन प्लेटो को। लेकिन आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस किया है कि चारों तरफ दिन ही दिन है। क्या हम पृथ्वी पे रहते हुए सिर्फ दिन को एक्सपीरियंस करते हैं? नहीं, दिन के साथ रात भी एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दिन और रात को एक साथ। और ये रहा पृथ्वी का असली चेहरा। स्पेस से हमारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, एक तरफ है दिन और दूसरी तरफ है रात। ये जो लाइन पृथ्वी को दोनों हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसे कहा जाता है द लाइन या फिर द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब कुछ पल के लिए मान लीजिए अगर चारों तरफ अंधेरा हो जाता तो कैसा लगता? कुछ इस प्रकार लगता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन देखिए बीच बीच में कितने सारे ग्लोइंग डॉट्स मौजूद हैं। अब ये ग्लोइंग डॉट्स दर्शाती हैं नाइट टाइम लाइट्स को। इन्हीं सारी लाइट्स को स्टडी करके हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि उस जगह का पॉपुलेशन कैसा है,
वहाँ के लोग कैसे हैं, अमीर है या गरीब, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कितना मात्रा में होता है, यही सब। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देख लेते हैं, और जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इंडिया में ग्लोइंग डॉट्स का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि दर्शाती है इंडिया की पॉपुलेशन को। और उसी ग्लोइंग डॉट्स के बीच बीच में कुछ डार्कर ग्लोइंग डॉट्स भी मौजूद हैं, जो दर्शाती है इंडिया में बसे हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को, जैसे कि न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यही सब सिटीज़। अब इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम यूरोप का चेहरा देखें तो यूरोप इंडिया से भी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड नज़र आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है? नहीं, एक्चुअली यूरोप का पॉपुलेशन इंडिया से लगभग 50 करोड़ कम है। तो फिर यूरोप इतना इल्यूमिनेटेड क्यों विजिबल है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्बनाइज्ड होते हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक उसी प्रकार यूरोप के डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में अगर हम अफ्रीका का चेहरा देखें तो अफ्रीका एक रिलेटिवली डार्कर कंटिनेंट जैसा नजर आएगा। इसका रीज़न यही है, वहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो अभी तक इनहैबिटेबल है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो अभी तक अंडर डेवलप्ड है। अब रात के आसमान में हम जब भी देखते हैं तो हम काफ़ी सारा स्टार्स देख पाते हैं, और उसी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, जो कि है हमारा चंद्रमा, हमारे धरती का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट। अब चंद्रमा का दो फेसेस होता है, एक है ये ब्राइटर फेस एंड दूसरा है ये डार्कर फेस। पूर्णिमा के टाइम हम हमेशा ही डार्कर फेस को ही देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, क्योंकि 27.5 डेज। अब मैंने तो बताया कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई खुद का कोई रोशनी नहीं है। तो सवाल यही है, चांद को रोशनी कहाँ से मिलती है? और आप सभी को पता है, सन से, द रेड बॉल ऑफ फायर। आप सभी लोग सन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी कोर में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस घटते रहते हैं, जहां दो हाइड्रोजन आइसोटोप मिलकर एक हीलियम एटॉम जनरेट करता है। इसीलिए सन का कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सन के सरफेस पे कुछ येलो पैचेस विजिबल है, जो दर्शाती है एक एक एक्टिव सोलर फ्लेयर्स को, जहाँ से काफ़ी मात्रा में यूवी रेज रेडिएट होता है, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक है। और इसी सन को केंद्रित करके हमारे 8 प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। चलिए मिलते हैं सभी के साथ। द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज मर्क्यूरी। ये एक फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है और 88 डेज में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसकी सतह पे 2 प्रोमिनेंट कलर्स विजिबल है, जैसे कि ब्लू एंड येलो। ब्लू कलर यहाँ दर्शाती है एक लेस रिफ्लेक्टिंग मटेरियल को, और येलो कलर दर्शाती है सल्फाइड ओर्स को। मर्क्यूरी के बाद आता है द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि वीनस। वीनस सेकेंड पोजीशन के होने के बावजूद इतना हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके चारों ओर पाया जाता है एक तरह का वातावरण, जहाँ पर मौजूद है 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हर तरह के रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है और वीनस का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा देता है। वीनस इतना ब्राइट होता है कि हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के तौर पर भी देख पाते हैं। वीनस के बाद आता है आवर प्लैनेट अर्थ। ये सन से एक ऑप्टिमम दूरी पर है, इसीलिए यहाँ जीवन का अस्तित्व है। और वाटर का तीनों स्टेट्स यहाँ नेचुरली मिलता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर स्टेट। बढ़ते हैं अगले प्लैनेट की ओर, जिसका नाम है मार्स, द रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सतह पे पाया जाता है काफ़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड्स, जो मार्स को रेडिश लुक देता है। लेकिन रेड होना मार्स को खास नहीं बनाता। मार्स को खास बनाता है इसके दोनों पोल्स। ये है मार्स का नॉर्थ पोल और ये है मार्स का साउथ पोल। इन दोनों पोल्स में भी बर्फ जमा हुआ है,
बिल्कुल हमारे पृथ्वी के दोनों पोल्स के जैसे। लेकिन यहाँ पर यह बर्फ पानी का है या कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस, इसके बारे में अभी भी रिसर्च जारी है। अब देख लेते हैं मार्स के दोनों मून्स को, जिनमें से पहला है डीमोस, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, एंड दूसरा है फोबोस, जो कुछ हमारे चंद्रमा के साथ रिजेंबल करता है। अब ये दोनों सैटेलाइट्स डीमोस एंड फोबोस दोनों ही इरेगुलर शेप के होते हैं, मगर यहाँ पर सर्कुलर नजर आ रहा है क्योंकि ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्टेड है। अगला प्लैनेट है जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसमें काफ़ी मात्रा में गैसेस पाए जाते हैं, लेकिन जुपिटर का खासियत है उसका ये गोल घूमने वाला हिस्सा, जिसे द आई ऑफ जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये एक साइक्लोन है जो जुपिटर के ऊपर सारे